हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज के एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज की क्लास में हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए 35 क्वेश्चंस को लगाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा हम अपने इस चैप्टर को भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता या मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। वो मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। ये देखिए, प्रश्न जो आया था वो यूपी पीसीएस स्पेशल मीन्स 2004 में ये प्रश्न आया था। तो मेनली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि मानव जो समाज है वो विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? वो मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। फ्रेंड, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में चेंज आता है, इकोनॉमिक में चेंज आता है, वैसे वैसे सोसाइटी के हर सेक्टर्स में चेंज देखने को मिलता है। चाहे वो आपका सामाजिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर किसी भी हर सेक्टर में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि समाज में जिस तरह से जो हम पहला समाज जब पाषाण काल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से आखेटक समाज से किस तरीके से वो कृषि समाज की तरफ गया, कृषि समाज से किस तरीके से वो औद्योगिक समाज की तरफ गया। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था, इन परिवर्तनों ने समाज के अन्य भागों जैसे कि संस्कृति पे, उनके धर्म पर, उनके विज्ञान पर, उनकी राजनीति पर, वैसे वैसे हर पहलुओं में परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण समाज के हर भागों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए जो समाज जो होता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ठीक है, किस सभ्यता से? ठीक है, हड़प्पा स्थान है वो किस सभ्यता से वो संबद्ध है? तो देखिए, पहली जो सभ्यता है उसका नाम क्या है? सुमेरियन सभ्यता। दूसरी सभ्यता देखिए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी सभ्यता देखिए वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता जुड़ा हुआ है। हड़प्पा यानी कि ये देखिए प्रश्न आया है MPPCS प्री 1990 में आया था और यानी कि 1990 में ये प्रश्न आया है। और देखिए यहाँ पे जो विकल्प है, जो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा जो स्थल है। फ्रेंड, हमने बात किया था चूँकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ पे उसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से कहते हैं क्योंकि जो पहली जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा का खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की खोज, जो महत्वपूर्ण जो स्थान, जो सबसे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की खोज हुई थी वो सिंधु व उनकी सहायक नदियों के आसपास की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। फ्रेंड, हमने अन्य सभ्यताओं के भी बारे में पढ़ा था जिसमें से कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा था, मिस्र की सभ्यता पढ़ा था जिसे हम नील नदी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, चीन की सभ्यता जिसे हांगो नदी या पीली नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी जो डलजा और फिरात नदी के मध्य में थी, उसी के अंतर्गत जो 4 सभ्यताएं विकसित हुई थी जिसमें से कि सुमेरियन सभ्यता थी, असीरियन सभ्यता थी, बेबीलोनियन सभ्यता थी और अकेडियन सभ्यता थी। उसी सभ्यता के अंतर्गत जो सुमेरियन सभ्यता थी वो विकसित हुई थी और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। फ्रेंड, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद हम देखते हैं कि जो अन्य सभ्यता का विकास हुआ वो वैदिक सभ्यता का विकास था जो कि 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के समय का था और इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात किए। और ये है आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता जिसको अभी हमने बताया कि मेसोपोटामिया, जो कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि डलजा और फरात नदी के बीच में जो 2 नदियाँ, जो 4 सभ्यता विकसित हुई थी जिसमें एक मुख्य सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। और इन्हीं सुमेरियन अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी कहा गया था। फ्रेंड, मेलुहा सभ्यता, प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेलुहा सभ्यता किसको कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को ही मेलुहा सभ्यता कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के क्लास में अच्छे से सारी चीज़ों को इन डेप्थ जा करके पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता
संबंधित है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? देखिए हमारा पहला विकल्प क्या दिया है कि प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। ये देखिए प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1996 में और ये बिहार पीसीएस में भी आया था प्री में 1994 में ये प्रश्न आया था। फ्रेंड, हम लोग जब पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ते, तो देखिए स्रोत जो युग है इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांट के पढ़ा था, जो कि एक पहला है प्राग ऐतिहासिक युग है, दूसरा आदि ऐतिहासिक युग है और तीसरा क्या था? ऐतिहासिक युग। इनको स्रोतों के आधार पे इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा है। किसके आधार पे? स्रोतों के आधार पे। और ये स्रोत कौन कौन से थे? 2 स्रोत थे। एक आपका पहला था साहित्यिक स्रोत, जिसको हम लिटरेरी सोर्स भी कहते हैं, दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस थे। तो इन 2 सोर्सेस के आधार पे हमने इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। तो फ्रेंड पहला है देखिए प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग वो युग है जिसकी जानकारी के लिए हम पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोत पे निर्भर होते हैं, यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं उसी के आधार पे हम इस युग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का लिखित हो या फिर साहित्यिक स्रोत हमें उपलब्ध नहीं है। और इस काल के अंतर्गत, इस युग के अंतर्गत हमने किसको पढ़ा था? पाषाण काल को पढ़ा था, क्योंकि पाषाण काल की जानकारी हम पूरी तरीके से जो एविडेंसेस मिले थे लाइक जैसे वहाँ पे मृदभांड क्या मिला था या बर्तन जो थे, वहाँ के मानव अवशेष जो हड्डी अस्थि पंजर मिले थे उन पे, या फिर उनके द्वारा जो शिकार करने के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे उस पे हम पूरी तरीके से निर्भर थे। दूसरा देखिए युग है हमारा आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग यानी कि जिस युग की जानकारी हमें, जिसमें दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हो, यानी कि पुरातात्विक स्रोत भी और साहित्यिक स्रोत भी, किंतु लिपियों का ज्ञान न होने के कारण हम उसके साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स को पढ़ नहीं पाए हैं और उसकी भी जानकारी अभी भी हम पूरी तरीके से पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे पूरी तरीके से डिपेंड है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो आंसर आपको यहाँ पे मिल ही गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग, क्योंकि इसकी जो लिपि है, इसके जो एविडेंसेस, जो लिखित एविडेंसेस मिले उसको अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो पिक्टोग्राफी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, बहुत ज़्यादा यू और मछली के आकार का जो चित्र बनाया गया है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अन्य जो चीज़ें पाई गई थी, मोहरे वहाँ से जो भी चीज़, मिट्टी के बर्तन, जितने भी चीज़ें वहाँ से, मृदभांड और बाकी सारी चीज़ें जो मिली हैं खुदाई से या फिर उसके थ्रू हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। तीसरा है देख लीजिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक युग है जिसकी जानकारी के लिए हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक दोनों पे निर्भर है और इनका पूरी तरीके से इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। इसमें देखेंगे तो जो महाजनपद काल यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय से लेकर के अभी तक के समय तक का हम ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्योंकि गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। ये देखिए प्रश्न आया था यूपी पीसीएस 2010 में आया था। फ्रेंड जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अच्छे से बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली नगरीय सभ्यता है और जो आर्य सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा जो कि आर्य सभ्यता थी और वैदिक कल्चर क्या था? आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे, वो पूरी तरीके से पशुपालक समाज था। और जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वो पूरी तरीके से नगरीकृत सभ्यता थी। यह नगर क्रांति देखने को भारत की पहली नगरीय सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को गैर आर्य थी क्योंकि यह वो क्या है? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और अगर आर्य सभ्यता देखेंगे तो वो ग्रामीण सभ्यता थी जिसके अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? अभी हमने बात किया ना कि आर्य क्या थे, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है कि पहला उनकी लिपि की वजह से उनको आर्यों से पहले रखा जाता है, या फिर नगर योजना नियोजन के कारण उनको आर्यों से पहले रखा जाता है, या फिर तांबे की, चूंकि तांबा तो फ्रेंड सबसे पहली धातु थी, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत ये था। और चौथा विकल्प है देखिए मृदभांड। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस प्री 1990 में आया था, ये प्रश्न आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण है मृदभांड। फ्रेंड मृदभांडों के कारण जो है आर्यों के जो लोग थे उनको सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनको आर्यों से पहले रखा है। यहाँ पे हमने बात किया था क्लास में कि ये जो मृदभांड बनाते थे ये लाल रंग का मृदभांड होता था, उस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। और प्रारंभ में आप देखेंगे जो प्राक हड़प्पा यानी कि परवर्ती प्राक हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या थे, ये जो पैरों से चलाते थे, जो चाक होता था, चाक पे ये मृदभांड बनाते थे और उसको पहले पैरों से चलाते थे। और जब हम मैच्योर पीरियड में जाते हैं हड़प्पा के, तो ये हाथों से चलने वाले चाक के द्वारा मृदभांडों का निर्माण करते थे। और ये क्या करते थे कि जिस मिट्टी का ये बनाते थे मृदभांड, उसमें रेतीले पत्थर, रेतीले बालू वालू को मिला देते थे, जिसकी वजह से ये जो मृदभांड होते थे भूरे रंग, पकने के बाद ये भूरे रंग के हो जाते थे। और फिर उसके बाद इस पर लाल रंग का उस पर कलर लगा करके फिर उसके बाद लेप लगाते थे लाल रंग का, उसके बाद काले रंग की डिज़ाइन करते थे। तो मृदभांडों के कारण, क्योंकि आप देखेंगे जैसे से आप पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे फ्रेंड, तो वैसे से मृदभांडों के स्वरूप में भी बदलाव आता जाएगा। और यही कारण है कि इनको आर्यों से पहले रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, किसके आधार पर? मृदभांडों के आधार पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि अभी हमने बात किया एक एक चीज़ें कि क्यों भिन्न थी, क्या क्या उन दोनों में डिफरेंसेस था। तो देखिए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और उपयुक्त में से सभी। देखिए ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में, ये क्वेश्चन आया था। तो आप बताइए कि भाई सिंधु घाटी जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को जब ये सारे चैप्टर पढ़ रहे थे तो कंपेयर भी किया था, कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि इन दोनों ही संस्कृति के कंपैरिजन में। देखिए पहला जो है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल सही बात है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे नगर की विशेषताएं पाई जाती थी। नगर की विशेषता में यानी कि सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से नगर योजना बनाया जाता था, पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी, उनको पक्की ईंटों से ढका जाता था। जो शहर था वो पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था, यानी ब्लॉक में डिवाइड था। हमने देखा कि घर जो थे काफ़ी अच्छे तरीके से, और जो सड़कें बनाई जाती थी शहरों की वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, जो कि ऑक्सफोर्ड पैटर्न के नाम से जाना जाता था एक दूसरे से। तो ये सारी जो चीज़ें जो नगरों में पाई जाती विशेषता वो हमें इंडस वैली से हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। और जब वहीं हम वैदिक सभ्यता में जाते हैं तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक पशुपालक समाज था। चूँकि जब पूर्व वैदिक काल हम पढ़ते तो वो कबीलाई समाज था, वो पशुओं को ज़्यादा महत्व देते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान अस्थायी जीवन नहीं जीते थे। तो इस वजह से यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। दूसरा था इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। पिक्टोग्राफी एक तरीके से भाव चित्रात्मक लिपि लिखते थे ये। मछली के आकार का देखा जाए ऐसे यू आकार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो एक तरीके से जो ना चित्रों के माध्यम से अपनी चीज़ों को लिखते थे, और यही रीज़न आज तक बढ़ा नहीं गया है। वैदिक संस्कृति में आप जाएंगे तो वो लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत जो थी उनका लिखने का उनका लिपि था, बोलने मतलब जो कुछ भी वहाँ पे वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो सारी चीज़ें लिखी जाती है संस्कृत थी। और तीसरा देखिए इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल फ्रेंड, इनको अभी लोहे का जानकारी नहीं मिली थी। लोहे की जानकारी तो जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे 1000 से लेकर के 600 BC के समय के जो है ईस्वी पूर्व का समय, तब लोहे से ये परिचित होते हैं। हमने बात किया था एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले थे, और यही कारण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था।
पूर्व वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल है। तो ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, चूंकि कांसे से परिचित थे, तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा बनाते थे। दूसरा, रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव। तो बिल्कुल फ्रेंड, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ का जो समाज था वो काफ़ी शांति प्रिय समाज था। कहाँ का? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इंडस वैली हड़प्पाई लोगों के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि युद्ध वगैरह नहीं करते थे। जो छोटे मोटे हथियार मिले हैं वो बेसिकली वो शिकार करने के लिए यूज़ किए जाते थे, ना कि युद्ध करने के लिए। तो यहाँ का समाज काफ़ी शांतिप्रिय समाज था। तो इन सब के, और आप जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ तो युद्ध होते थे, एक साम्राज्य विस्तार होना शुरू, खासकर उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो जनपद थे, महाजनपद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जन से जनपद बनेगा, फिर जनपद से महाजनपद बनेगा, युद्ध होना शुरू हो जाता है, क्षेत्र विस्तार होता है। तो ये तो वैदिक सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब आप हड़प्पा पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। यानी कि उपयुक्त इन सभी आधारों पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग मानते हैं, भिन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड? अभी देखिए, इसमें देखिए विकल्प दिया है शिलालेख, दूसरा पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा पुरातात्विक खुदाई, चौथा उपयुक्त सभी। देखिए ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1996 में, यूपी पीसीएस प्री 1994 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे कि कब ये था, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। फ्रेंड, अभी मैंने बताया कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो ऑब्वियस है हम कैसे शिलालेखों पर निर्भर। भाई शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थरों के ऊपर जो ऐसे खोद करके जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसी को शिलालेख कहते हैं। यानी कि पत्थरों पे जो लेख लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं। मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, फ्रेंड कहाँ से भाई? अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कैसे निर्भर? तो यानी कि अभी भी हम पूरा तात्विक खुदाई जो है, यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पे तो निर्भर है। जो ज़मीन के अंदर जो दबे हुए चीज़ें हैं उस समय की, उनके जो अवशेष हमें मिले हैं उसी पे तो हम निर्भर है पूरी तरीके से। अभी तो मैं इतना चिल्ला के आप लोग को बताई हूँ, तो आई होप कि आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गई होगी। तो यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पूरी तरीके से पूरा तात्विक चीज़ों पर पूरी तरीके से निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पे कौन प्रकाश डालता है? सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इसका विकल्प देखिए क्या है? शिलालेख है, पूरा तत्व संबंधी खुदाई है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट है, धार्मिक ग्रंथ है। फ्रेंड देखिए, पहली बात तो धार्मिक ग्रंथ इन सारी चीज़ों, धार्मिक चीज़ों के बारे में हमें कब पता चलेगा? जब हम इनके लेखों के बारे में, जो इनके साहित्य वगैरह जो हमें कुछ मिले हैं उनको जब हम पढ़ना जानेंगे तब इनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें पता चलेगा। बाकी देखिए लिखावटें हैं, अभी भी सेम वही प्रश्न है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई पे ही के द्वारा ही हमें सिंधु घाटी की सभ्यता पे हम पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातत्व संबंधी खुदाई पे। ये देखिए प्रश्न आया था पीसीएस प्री 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, क्या पाई गई? विकल्प देखिए फ्रेंड, प्रश्न वैसा ही है लेकिन देखिए ऑप्शंस कुछ अलग हैं, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे डाला गया है कि जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनकी सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो क्या है, क्या वहाँ से पाया गया था? तो देखिए पहला है विकल्प मोहरे, दूसरा विकल्प देखिए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरा विकल्प देखिए मंदिर, चौथा विकल्प देखिए लिपि। पहली बात तो लिपि तो निकाल ही दीजिए, लिपियों की तो जानकारी हमें है ही नहीं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी तरह का मंदिर नहीं मिला है फ्रेंड, और यही आप जाएंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जिगुरुत नामक मंदिर मिला है। मेसोपोटामिया, इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं में बड़ा अंतर है। आप क्लास में इन दोनों सभ्यताओं के बारे में बताया गया कि बहुत सारी बातें भी आगे प्रश्नों के भी द्वारा हम आपको समझाएंगे कि देखिए मंदिर के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले, मूर्तियों मिली हैं। मातृ देवी की, पशुपति शिव की मूर्तियाँ, इससे ये पता चलता है कि वो पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का अवशेष यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला, इसलिए मंदिर तो तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा। तीसरा देखिए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, हाँ ठीक है मिला है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है मोहरे, यानी कि मोहरे यहाँ पे आंसर होगा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यताओं को जानने का मूल स्रोत क्या है? यहाँ से मिली हुई मोहरे। फ्रेंड लगभग 3000 लगभग मोहरे प्राप्त हुई हैं
जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मोहरे अभिलेखीय जो साक्ष्य मिले हैं, मोहरे मिली हैं, अभिलेख युक्त मोहरे, वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी आ चुका है कि सबसे जो अभिलेख युक्त मोहरे सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख युक्त मोहरे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो मोहरे प्राप्त हुई हैं वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड, इन मोहरों पे जो आकृति अंकित रहती है उसी के आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके आर्थिक पक्षों को बहुत ही ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं इन मोहरों के माध्यम से, और यही कारण है कि उनके जानने का जो मूल स्रोत है उन मोहरों को हम मानते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए राजस्थान में आया था, 1996 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की उत्पत्ति यानी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं देखना है फ्रेंड। बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हमें आए हुए क्वेश्चंस भी, हम एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रेशर होता है, इसी क्वेश्चंस को हम पढ़ते नहीं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कौन सा जोड़ा सही। इतना प्रेशर में हम क्या करते हैं कि आया हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते। इसलिए ट्रू एंड फॉल्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया करिए, कहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है और कहाँ पे पूछ रहा है सही है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विकल्प 1 विकल्प 2 दिया है, उसमें ये बताना है कि कौन सा किससे जो है मैच सही नहीं है। देखिए पहला मैच क्या दिया है कि एम रफीक मुगल जो है एक इतिहासकार, वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो क्या मतलब ये बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो आए थे हड़प्पा सभ्यता को बसाए हैं। इंजीनियर JF मैके ने बोला कि सुमेर यानी कि सुमेरियन, हमने बताया ना सुमेरियन लोग जो थे मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन लोग थे, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमन मिलर बोलते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवेशन हुआ था, और अमलंदा घोष हैं जो जिन्होंने देखा जाए तो कालीबंगा की खोज की थी। तो अमलंदा घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बताया। ठीक है, यानी कि जो पूर्व हड़प्पाई लोग थे उन्हीं के द्वारा एक हड़प्पा सभ्यता, एक मेच्योर हड़प्पा सभ्यता का उन्होंने विकास किया, यानी कि ग्रामीण से वो नगर की तरफ बढ़े। ये कौन बोल रहा है? अमलंदा घोष। ये देखिए राजस्थान में ही आया था ये क्वेश्चन, राजस्थान एग्जाम में, और 2013 में आया था। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प है जो पूछा है गलत विकल्प है, तो वो पहला जो है वो गलत है, यानी कि देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। बाकी लोगों ने सही बोला कि JH मैके ने सुमेर के लोगों को पलायन बताया था। मार्टिमन विलन ने बताया था कि पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता के विचार प्रदर्शन हुआ था, और अमलंदा घोष ने बताया था कि इन्होंने देखा जाए तो अस्थाई जो था, अस्थाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड, एम रफीक मुल्ला ने भी अस्थाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड, जब हम आपसे वैदिक सभ्यता की क्लास ले रहे थे तो देखिएगा आप, उसमें आप जाएगा तो मैंने 2 सिद्धांत के बारे में बताया था। एक विकासवादी सिद्धांत था, एक विचरणवादी सिद्धांत था। मतलब विकासवादी कुछ लोग पर्टिकुलर एक प्लेस पे रहे होंगे, उन्होंने अपना विकास कर करके एक नई सभ्यता का विकास किया, और दूसरा था विचरणवादी सभ्यता, लाइक कुछ लोग इस स्थान पे रहे होंगे, यहाँ पे एक सभ्यता रही होगी, ये लोग यहाँ से पलायन करके यहाँ पे आए होंगे, और फिर उन्होंने इसी सभ्यता के आधार पे यहाँ पे भी उस सभ्यता का विकास किया होगा। तो ये विचरणवादी सिद्धांत था, जिनको कौन बता रहे हैं? देखिए JH मैके भी इन्होंने इसी सिद्धांत की बात करते हैं, विचरणवादी सिद्धांत की, और मार्टिमन विलर ने भी विचरणवादी सिद्धांत की बात किया। लेकिन अमलंदा घोष हो चाहे एम रफीकुल्ला बोलते हैं कि ये विकासवादी सिद्धांत, यानी कि ये अस्थायी लोगों के ही द्वारा यहाँ पे अस्थायी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों के ही द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया था। ये इस मत के समर्थक कौन है? तो आपके ये रफीक मुगल हैं या फिर अमलंदा घोष हैं। तो ये 2 सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आप पढ़ते हैं, जब हम वैदिक सभ्यता भी पढ़ाएं क्लास में तो वहाँ पे भी इस बारे में भी बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प क्या है? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति थे, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, दूसरा देखिए वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। फ्रेंड, ये IAS में क्वेश्चन आया था, 1994 में आया था। तो देखिए चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहा है? तो आंसर देखिए ये है हमें हड़प्पा संस्कृति से। फ्रेंड, हड़प्पा में हम देखेंगे कई धातुओं से परिचित थे, जिसमें से कि
आप देखेंगे टीन और तांबे को मिला के तो ये कांसा बनाते ही थे। ये चांदी से यहाँ परिचित थे, सोने से भी परिचित थे फ्रेंड, शीशे से परिचित थे, सिलखड़ी से परिचित थे। इन विभिन्न मेटल्स से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। चांदी को देखेंगे तो चांदी आप देखेंगे तो ये कहाँ से चांदी मंगाते थे, तो ये अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे। भारत में देखेंगे तो जवार की खान है और अजमेर की खान से ये चांदी मंगाते थे वहाँ पे, तो चांदी से भी ये परिचित थे। तो हड़प्पाई संस्कृति थी तो वो चांदी से। और ये ना देखिए चांदी के आहत सिक्के फ्रेंड, ये तो आप देखेंगे जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व देखेंगे महाजनपद काल का समय है, तो ये चांदी के आहत सिक्कों का ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। फ्रेंड अभी हमने बताया कि देखिए आप विकल्प देखिए लाल है, दूसरा है नीला हरा, तीसरा देखिए पांडु है, तीसरा नीला है। तो फ्रेंड इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। तो मृत भांडों पे ये लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। और ये देखिए बिहार में आया था, बिहार पीसेस प्री 1995 में ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ फ्रेंड हमने पहले ही बताया था कि देखिए हड़प्पाई लोग थे, मंदिर से नहीं परिचित थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो देखिए पहले यहाँ पे विकल्प देखे क्या है कि ये माना जाता है प्री आर्यन यानी कि पूर्व आर्य के समय, उत्तर वैदिक काल में, मुगल काल, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में। तो ये देखिए कब माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ, ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1992 में आया था। तो देखिए जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य से माना जाता है। फ्रेंड देखा जाए पूर्व आर्य समझ रहे ना, आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता, पूर्व आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड हमने देखा, हम जब हड़प्पा सभ्यता की क्लास कर रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो पुरातात्विक खुदाई के अंतर्गत हमें बहुत ही ज़्यादा मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली। पशुपति शिव के अंकन हमें देखा जाए तो पशुपति जो मोहरों पे पशुपति शिव के, तो ये जो मूर्ति पूजा करते थे देखेंगे तो मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिससे ये लगता था कि ये मूर्ति पूजा करते रहे होंगे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ये बहुदेववाद था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारी प्रकृति पूजा करते थे, ये हर चीज़ की पूजा करते थे भाई। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि बहुत देववाद की यहाँ पे संकल्पना देखी जाती है। तो मूर्ति पूजा का हमें आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। फिर देखिए प्रश्न आगे नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए टेराकोटा क्या होता है फ्रेंड, टेराकोटा जो मिट्टी को पका करके जो खिलौने बनाए जाते हैं ना, मिट्टियों को पका करके जो खिलौने बनाए जाते हैं उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि किस पशु का हड़प्पा सभ्यता के न मोहरों पे उसका अंकन है और ना ही उस तरह का कोई टेराकोटा पाया गया है। तो देखिए विकल्प क्या दिया है यहाँ पे, पहला विकल्प है गाय है, दूसरा विकल्प देखिए हाथी है, तीसरा विकल्प गैंडा है, चौथा विकल्प देखिए बाघ है। ये प्रश्न आया था IAS 2001 में आया था हिस्ट्री में। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है गाय। तो जो गाय का ना हमें किसी मोहरों पे अंकन मिला है और ना ही इसका कोई टेराकोटा मिला है, ठीक है। तो इससे ये लेकिन अन्य देखिए गाय का तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जिसमें पूर्व वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे फ्रेंड, तो गाय का महत्व तो हमें वैदिक सभ्यता से देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि जब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें गाय चूँकि पशुपालक समाज था, गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। गाय को संपत्ति माना जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी कि जिसको वध न किया जा सके। और जो राजा होता था उसको गोपपति कहा जाता था, यानी कि राजा गायों का रक्षक कहा जाता था। जो सारे युद्ध होते थे गायों के लिए किए जाते थे। तो गाय का महत्व हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं, वो भी पूर्व वैदिक सभ्यता में, ठीक है। और जैसे हाथी देखिए, गैंडा, इन सब जो हम पशुपति शिव की आपको प्रतिमा दिखाए थे क्लास में, तो उसमें क्या दिखाए थे, पशुपति शिव के देखा जाए तो दाहिने तरफ गैंडा और भैंसा बने थे, सॉरी बाएं तरफ, और जो दाहिने तरफ देखिए तो चीता और हाथी के चित्र बने हुए थे और उसी के नीचे हिरण के चित्र बने हुए थे। तो बहुत सारे मोहरों पे भी पशु, एक श्रृंगी बैल के अंकन मिला है बहुत ज़्यादा मोहरों पे। तो ये काफ़ी शुभ जानवर माना जाता था एक श्रृंगी बैल, चूँकि ये काल्पनिक पशु था उनका। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे तो मिली है, लेकिन गाय का अंकन नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो सूची दी गई है, उन दोनों को मैच करना है। तो देखिए सूची 1 जिसमें कि हमें प्राचीन स्थल दिया है और दूसरा है सूची 2 जिसमें पुरातात्विक
तात्विक खोज दी गई है कि इन दोनों को सम्मिलित कीजिए, मतलब जहाँ पे जिसका जो है उसको सही हमें मैच करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो यानी कि देखिए सूची 1 में क्या दिया है, हमें प्राचीन स्थल दिया है और उनसे जुड़े हुए जो पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं, यानी कि पुरातात्विक खोज जो की गई है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, वो हमें उससे मैच करना है। और ये प्रश्न आया था IAS प्री 2002 में आया था। तो देखिए सूची 1 में जो पहला स्थल दिया है वो दिया है देखिए लोथल दिया है, दूसरा देखिए कालीबंगा दिया है, तीसरा देखिए धोलावीरा दिया है, चौथा देखिए बनावली दिया है। तो फ्रेंड जो लोथल है, चूंकि लोथल हमने बताया था ना, लोथल कहाँ पे, गुजरात में है ना, गुजरात में खंभात की खाड़ी में भगवा नदी के तट पे। तो लोथल से देखिए हमें क्या मिला है, लोथल से देखिए विकल्प देखिए 2 क्या दिया है, विकल्प 2 में भी देखिए एक आपका जुता हुआ खेत दिया है, दूसरा गोदीवाड़ा दिया है, तीसरा देखिए पक्की मीटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति है, यानी कि वही टेराकोटा है, चौथा देखिए हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। 10 चिन्हों वाले समझ रहे हैं, यहाँ हड़प्पा मतलब ऐसी जगह से हमें नेम प्लेट होते हैं ना घर के बाहर लगे हुए, तो वहाँ पे हमें नेम प्लेट मिले थे, तो वो स्थान कौन सा है। तो देखिए लोथल है, लोथल चूँकि देखेंगे तो खंभात की खाड़ी में और ये हड़प्पा का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो देखिए लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है, डॉकयार्ड मिला है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प देखिए कोई है एक का जिसमें 2 हो, तो देखिए पहला विकल्प और तीसरा विकल्प तो निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए बी में है जिसका 1 से 2 मिला हुआ है, या फिर डी में है। तो ठीक है, अगला देखिए क्या है, कालीबंगा। फ्रेंड कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो खुदाई किया गया था तो वहाँ हल रेखा मिली हुई थी, ठीक है। ऐसे ऐसे देखा जाए तो जैसे हल चलाया जाता है ना, तो वैसे हल चलाया गया था, तो उसका एविडेंस हमें कालीबंगा से मिला है। तीसरा विकल्प देखिए इसमें क्या दिया है, एक है आपका धोलावीरा। धोलावीरा समझ रहे हैं, ये आपका गुजरात में है धोलावीरा, और गुजरात में है। और गुजरात से हमें धोलावीरा से हमें, चूँकि ये जो धोलावीरा है फ्रेंड ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था धोलावीरा, और यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन हड़प्पा की जो थी लिपि के बड़े, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले। यानी यहाँ से नेम प्लेट था, ठीक है, एक नेम प्लेट, नाम पट्टिका होती है ना जो घर के बाहर लगी रहती है, वही हमें यहाँ से मिली है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि नाम पट्टिका कहाँ से हमें मिला है, तो वो धोलावीरा से मिला है और उसमें 10 आकार के मतलब बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले थे, ठीक है। बनावली है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली है और यहाँ से हमें पक्की मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिकृति मिल रही है, यानी कि टेराकोटा मिला है। ये हल था, इससे क्या पता चलता है ये लोग कृषि करते थे, इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे कृषि वगैरह होती थी। तो ये हमारा वो था मैच द फॉलोइंग था, जिसमें देखिए आंसर देखिए क्या है, इसका बी आंसर है, यानी कि लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले हैं और बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हल्की आकृति मिली है, टेराकोटा मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा कि कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो कि राजस्थान में है। और ये देखिए प्रश्न आया था यूपीपीसीएस मेंस 2004। फ्रेंड पहले जब मेंस का एग्जाम होता था तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, अब तो डिस्क्रिप्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं। तो चूँकि ये सारे प्रश्न हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा। और ध्यान रखिएगा कालीबंगा कहाँ पे है, हमने अच्छे से बात किया था कालीबंगा के बारे में। तो ये देखिए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, ध्यान रख लीजिएगा हनुमानगढ़ जिले में, ये हनुमानगढ़ जिले में है। और इसकी जो खोज की थी वो देखिए अमलंदा घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जोते हुए खेत के साक्ष्य में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से देखिए मोहनजोदड़ो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा से आप जानते ही, लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए मैच द फॉलोइंग ही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए पहले सूची 1 में क्या दिया है, देखिए सूची 1 में कुछ स्थान दिए गए हैं और उन स्थान जो है वो किस
नदी के किनारे बसे हुए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पहला है सूची 1 में देखिए हड़प्पा है, तो स्थान का नाम है। दूसरा देखिए दूसरा हस्तिनापुर है। तीसरा नागार्जुन कोंडा है। चौथा देखिए पैठन है। ठीक है, सूची 2 में देखिए क्या दिया है, गोदावरी दिया है। तीसरा रावी नदी है, और दूसरा रावी नदी है। तीसरा गंगा नदी है, और चौथा देखिए कृष्णा नदी है। ये प्रश्न आया था यूपीपी से स्पेशल 2008 में आया था। तो देखिए फ्रेंड, जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो थी वो थी रावी नदी के बाएं तट पे। चूँकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सिंधु नदी के किनारे लगा देते। तो फ्रेंड नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी, सिंधु नदी के किनारे जो स्थान था हड़प्पा सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के बाएं तट पे थी। ठीक है, तो दूसरा देखिए हस्तिनापुर के बारे में, इसके पहले भी हमने जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो हस्तिनापुर से जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में है, तो देखिए हस्तिनापुर जो था बीबी लाल ने जिसकी खोज की थी, तो वो गंगा नदी पे है। नागार्जुन कोंडा, फ्रेंड ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये दक्षिण का, साउथ का क्षेत्र होगा। तो नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, और नागार्जुन कोंडा देखें तो कृष्णा नदी के तट पे है। पैठन देखें तो महाराष्ट्र में है पैठन, और एक गोदावरी नदी के तट पे है। तो यहाँ से विकल्प क्या सही हो जाएगा कि पहले का तीसरा, फिर ये आंसर जो है बी है, यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठन जो है गोदावरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प को चुनिए। फ्रेंड ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि कुछ हड़प्पा से जुड़े हुए हमें स्थल दे दिया गया है, और उन्हें वो किस नदी के किनारे स्थित है हमें उनके बारे में बताना है। तो ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति की कुछ बस्तियां दी हुई हैं, और सूची 2 में क्या दिया है कि वो किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो पहला देखिए स्थल क्या दिया है, पहला स्थल है देखिए हड़प्पा है, दूसरा कालीबंगा है, तीसरा रोपड़ है, और चौथा विकल्प क्या, चौथा जो है क्या दिया, रोपड़ दिया है। और यहाँ देखिए नदी कौन कौन सी दी है, पहली भगवा है, दूसरी घग्गर है, तीसरी रावी है, और चौथी सतलज है। फ्रेंड ये जो प्रश्न आया था ये यूपी में आया था, प्रश्न मेंस 2010 में आया था। तो देखिए जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए हड़प्पा, हमने अभी बताया हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पे था, रावी नदी के बाएं तट पे था। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे लोथल की बात करें और कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी, वहाँ पे घग्गर नदी बहती है राजस्थान में, तो घग्गर नदी पे। लोथल देखिए भुगवा नदी के तट पे है, और रोपड़ देखिए तो सतलज नदी के तट पे है। ठीक है फ्रेंड, इस सब के बारे में इनकी और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, किस जिले में है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिली, सारी चीज़ें क्लास में इन डेप्थ पढ़ाया गया है। यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, इसलिए थोड़ा सा हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन आप क्लास को ज़रूर देखें, इसी के साथ साथ इन डेप्थ जा करके वहाँ बताया गया, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली लगेगा। यानी कि ए का विकल्प देखिए क्या है, एक के आगे आपका तीसरा यानी कि रावी नदी, दूसरा कालीबंगा, तीसरा देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। आंसर देखिए पहले तो ये दोनों विकल्पों को निकाल दीजिए, अब आपके पास 2 विकल्प बचे, तो पहला जो आंसर है यानी कि हड़प्पा को देखिए तो तीसरे नंबर पे रावी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये देखिए पीसीएस यूपी पीसीएस प्री में आया था ये प्रश्न, 1992 में आया था कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, ठीक है ग्रेट बाथ, जिसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। तो प्रश्न ये भी है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसे कहा गया है, तो महान स्नानागार को कहा गया है, ग्रेट बाथ को। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए विकल्प क्या दिया है, पहला मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा लोथल से, चौथा कालीबंगा से। फ्रेंड जो महान स्नानागार है हमने क्या बताया था कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और एक धार्मिक अनुष्ठान था। हमने अच्छे से सब चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरह का इसका शेप था,
है ना। इस तरीके इसके चारों तरफ कमरे बने हुआ करते थे। तो मेनली क्या जान लीजिए कि महान स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं और जॉन मार्शल के द्वारा इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा गया था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, कभी कभी जल्दीबाजी, वही है ना कि ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो कौन सा कथन असत्य है, हमें गलत ऑप्शन को यहाँ से निकालना है। पहला देखिए क्या दिया है विकल्प कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरी देखिए व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से। ये देखिए प्रश्न आया था, कब आया था, UPPCS प्री 1992 में आया था। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मेनली उनकी व्यवस्था, उनके सामाजिक संरचना, उनके आर्थिक, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा। सामाजिक, उनका समाज कैसा था, उनका धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, यहाँ पे ये पूछा। तो फ्रेंड हमने पहले ही बताया कि काफ़ी नगर योजित सभ्यता थी, यहाँ पे नगरों की विशेषताएं पाई जाती थी। तो देखिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, वहाँ पर जो नालियाँ बनाई जाती थी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और जो शहर की जो नाली थी वो देखेंगे एकदम शहर से बाहर एक मेन जो वहाँ पे था होल था, उससे जुड़े हुए थे, सारे कचरे निकलते थे वहाँ पे, और नालियों को बड़े मतलब पक्की ईंटों से ढका जाता था। ठीक है, आज की तरह नहीं, काफ़ी जैसे आज कभी भी बारिश होती नालियाँ भर जाती, बाढ़ आ जाता, ऐसा नहीं था, काफ़ी मतलब सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे निर्माण हुआ था इन सारी चीज़ों का। दूसरा देखिए व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थी। बिल्कुल फ्रेंड, वहाँ पे व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी। व्यापार जो होता था ना कि सिर्फ इंटरनल, इवन एक्सटर्नल वहाँ पे ट्रेड हुआ करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हुआ करते थे। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमने क्या, मेसोपोटामिया से यहाँ का व्यापार होता था, मिस्र से लोगों से व्यापार होता था, है ना। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ का जो समाज था वो कहा जाता था स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं फ्रेंड, लोहे से तो परिचित लोग उत्तर वैदिक काल में होते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या था, आप जब वो देखते 1000 BC से लेकर के 600 BC के समय लोग लोहे से उस समय परिचित होते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए पहला विकल्प क्या दिया है, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर योजना के लिए। बिल्कुल सही बात है, अभी चिल्ला चिल्ला के वही चीज बता रही हूँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ये देखिए उत्तराखंड में आया था ये क्वेश्चन, 2003 में आया था। फ्रेंड जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो देखिए अपने नगर योजना के लिए तो जाने जाते हैं, और वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नगर थे फ्रेंड। वैसे तो वहाँ पे लगभग 1500 स्थानों की खोज की गई है देखा जाए तो, लेकिन उसमें से जो नगरों की संज्ञा दी गई है वो सिर्फ 7 नगरों को संज्ञा दिया गया है, जिसमें से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, और आपका कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा, चन्होदड़ो, ये 7 नगरों का वहाँ पे संज्ञा दिया गया है। ठीक है, तो ये है। और और अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल फ्रेंड, जहाँ पे कृषि होगी वहीं पे उद्योग होगा, जब सरप्लस होता है तो उद्योग होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जब सरप्लस होता है कृषि में, जब अधिशेष उत्पादन होगा तो आप व्यापार करना शुरू करेंगे, जब व्यापार करना शुरू करेंगे तो नगरों की विशेषताएं आने लगेंगी। ठीक है, उद्योग होने लगेगा। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ थी आपका, तो उपयुक्त तो सभी आंसर होगा। और यहाँ पे एक फ्रेंड एक प्रश्न बनता है, हमने अभी बताया ना कि 1500 नगरों का स्थान खोजा गया था, हमने बताया था। तो देखिए 3 देश थे, मतलब भारत में देखा था जम्मू कश्मीर में, पंजाब है, हरियाणा है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र में मिला था, और एक था आपका पाकिस्तान में जो मिला था, पंजाब के सिंध, पंजाब में और वहाँ पे सिंध में और बलूचिस्तान में। फ्रेंड 2 स्थान हैं जो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन 2 नामों को लिखिए जो अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थान मिले हैं। जल्दी से कमेंट में लिख करके हमें बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। एक मतलब यहाँ पे कोई एक गलत किया गया है। ये प्रश्न PCS प्री में आया था, UPPCS प्री 1996 में आया था।
तो देखिए हमने अभी आपको बताया, देखिए इसमें पहला विकल्प दिया है आलमगीरपुर, दूसरा देखिए है लोथल गुजरात, तीसरा देखिए हरियाणा कालीबंगा हरियाणा में है, या फिर रोपड़ पंजाब में। यानी कि कुछ क्षेत्रों के नाम दिया है और वो कहाँ पे है, वो क्षेत्र किस राज्य में है, ये पूछा है। तो फ्रेंड देखिए पहला जो विकल्प है वो है, पहला जो सुमेल है वो दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता बता रही थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, तो यहाँ का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर का मांडा है, और दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो वो है आपका महाराष्ट्र का दैमाबाद, और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे स्टैंडर्ड पॉइंट है, जो ईस्ट का सबसे जो पॉइंट है वो है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये सही। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपका जो है, तो वहाँ पे देखिए मैं नाम मिस कर रही हूँ, तो सुदकेंद्रडोर है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपका बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है फ्रेंड। अभी हमने जो सेकंड ऑप्शन गुजरात में लोथल, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे गुजरात में है। और तीसरा देखिए कालीबंगा, फ्रेंड अभी हमने बताया कि कालीबंगा है वो आपका हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है, तो यहाँ पे ये विकल्प सही गलत हो गया। और देखिए तो रोपड़ है, रोपड़ आपका पंजाब में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कालीबंगा ये चीज़ गलत हो गई, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा संस्कृति के स्थल व उनकी बस्तियां दी हुई हैं और निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है। सेम फ्रेंड वही सेम प्रश्न आ गया। तो देखिए ये पीस जो प्रश्न था उसका देखिए विकल्प देखते हैं कि क्या क्या दिया कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट मैंने बताया, बिल्कुल सही बात है। बनावली हरियाणा, फ्रेंड बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आता है फतेहाबाद जिले में है बनावली से। दायमाबाद अभी जिस मोस्ट साउदर्न पॉइंट है आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है अभी तक, जो कि दायमाबाद महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के तट में है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और देखा जाए राखीगढ़ी, तो फ्रेंड राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है फ्रेंड, ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा गलत हो गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ टुक से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कुछ हड़प्पाई स्थल दिए हुए हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं हमें ये बताना है फ्रेंड। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी बिंदु आपको तब तक याद हो जाना चाहिए। तो देखिए हमने बताया था कि देखिए पहला विकल्प इसमें क्या दिया, पहला है देखिए मांडा है, दूसरा दैमाबाद है, तीसरा कालीबंगा है, चौथा राखीगढ़ी है। सूची 2 में देखिए क्या है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और महाराष्ट्र है। तो देखिए मांडा जो है हमने पहले ही बताया सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। दायमाबाद देखिए फ्रेंड चिल्ला चिल्ला के भी बताइए, दायमाबाद महाराष्ट्र में जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, प्रवरा नदी के तट पे है। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ कहाँ पे है, अभी हमने बताया आपको, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान से कालीबंगा से हमें क्या मिला था, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं हमें वहां से। राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी अभी हमने बताया ना हरियाणा के हिसार जिले में है। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प होगा, आंसर क्या होगा, 3 4 2 1, ठीक है। तो राखीगढ़ी जो है 3 4 1 2 होना चाहिए आंसर इसका, 3 4 1 2 इसका आंसर है, यानी कि आंसर सी जो है विकल्प ये सही है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये सारी लोकेशंस को याद करिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। बाकी तो क्लास को देखिए, हिस्ट्री की क्लास को, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। फ्रेंड अभी हमने बात किया ना कि जो भारत में कौन से राज्यों में कौन कौन से स्थल है, पाकिस्तान में 3 राज्य थे, सिंध में है, पंजाब के सिंध प्रांत में देखा जाए, फिर बलूचिस्तान में है और सिंध और पंजाब, ये 3 क्षेत्रों में हमें कुछ राज्य मिला। और अफगानिस्तान में हमने पूछा ना 2 स्थानों के नाम बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो देखिए
इसमें विकल्प क्या दिया हुआ है, पहला विकल्प देखिए हड़प्पा है, दूसरा विकल्प देखिए मोहनजोदड़ो है, तीसरा चन्होदड़ो है और चौथा जो है आपका सुरकोटदा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये जो आपका आंसर है वो ये है कि मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो जो है वो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा देखेंगे तो हड़प्पा ये पंजाब के पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ये माउंट गोमरी जिला जिसको वर्तमान में शाहीवाल जिले के नाम से जानते हैं, तो ये हड़प्पा वहाँ पे है। सुरकोटदा की बात करें तो ये कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है ये, तो ये भारत में आ जाता है। और ये बाकी तीनों क्षेत्र देखेंगे तो ये पाकिस्तान में भी है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 2 और 3 यानी कि मोहनजोदड़ो चन्होदड़ो। ठीक है, तो ये 2 जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पे हमें जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो फ्रेंड किसने किया था चन्होदड़ो का, ये सिंध प्रांत में है। देखिए यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में ये प्रश्न आया था। और देखिए विकल्प में क्या दिया हुआ है, विकल्प देखिए JH मैके के द्वारा, या फिर सर जॉन मार्शल के द्वारा, या फिर इंजीनियर EM विलर यानी कि मार्टिमन विलर के द्वारा, या सर RL स्टीन के द्वारा। तो किसके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था फ्रेंड, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक उत्खनन कार्य हो जाता है और एक दूसरा खोज करता। तो देखिए चन्होदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसकी जो निर्देशन उत्खनन कार्य का निर्देशन किया था वो किया था JH मैके के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न आए कि किसके द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी, तो वो की गई थी MJ मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ध्यान रखिएगा मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो चन्होदड़ो के बारे में ये था। और फ्रेंड्स बहुत सारी विशेषताएं चन्होदड़ो के बारे में था, क्योंकि अच्छे से सब क्लासेस में आप सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, तो हम वही कहा ना कि समय जो है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो हमने ये बता दिया कि उत्खनन का निर्देशन JH मैके के द्वारा किया गया था, लेकिन इस स्थान की खोज की गई थी MJ मजुमदार के द्वारा की गई थी। और ये सिंध के प्रसिद्ध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, यानी कि पहले भारत में रहा होगा और जब भारत आज़ाद हो गया और जब दो नेशन आ गए आज़ादी के बाद, भारत और पाकिस्तान, तो उसमें कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है वर्तमान में सिंध का। तो ये देखिए PCS यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया था। और देखिए विकल्प क्या दिया है, कालीबंगा, दूसरा देखिए हड़प्पा, तीसरा देखिए लोथल, चौथा देखिए आलमगीरपुर। तो फ्रेंड अभी हमने बताया कालीबंगा तो राजस्थान में है, लोथल भी गुजरात में, और आलमगीरपुर तो सबसे पूर्वी बिंदु है यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर क्या बचा आपके पास, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए रंगपुर, जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मतलब एक हड़प्पा के भी समकालीन जो सभ्यता थी, ये कहाँ पे है, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर कहाँ पे स्थित है फ्रेंड, तो ये देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है कि पंजाब में है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड पूर्वी उत्तर प्रदेश तो निकाल ही दीजिएगा, क्योंकि सबसे पूर्वी विस्तार तो आपका लॉजिकल कुछ ये सब एलिमिनेशन वाले मेथड होते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत विकल्प ना। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो विस्तार ही नहीं है, सबसे पूर्वी विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो कि आलमगीरपुर मेरठ वाला क्षेत्र है। चौथा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प देखिए सौराष्ट्र है, और चौथा देखिए राजस्थान है। ये राजस्थान में आया था, 1999 में आया था ये प्रश्न। तो देखिए जो रंगपुर है, जिसको हम जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता यहाँ पे थी, ये सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र वाले ज़िले में है। और यहाँ से देखा जाए तो प्राक हड़प्पा और आपका देखा जाए तो उत्तर हड़प्पा, तीनों ही सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले। प्राक यानी कि हड़प्पा के पहले के सभ्यता, फिर मेच्योर वाला पीरियड जो कि देखा जाए 2350 से लेकर के 1900 वाला जो समय था मेच्योर, फिर उसके बाद परवर्ती हड़प्पा का सभ्यता का काल आता है, जिसे उत्तर हड़प्पा भी कहते हैं। तो वो तीनों के ही अवशेष हमें रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दधेरी। ठीक है, दधेरी एक देखा जाए तो जो दधेरी है वो एक परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल है। ये यूपीपीसीएस में 2014 में आया था फ्रेंड।
तो दधेरी परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो उसके अवशेषों पे एक नई सभ्यता का विकास होता है और ये कुछ उसी हड़प्पा सभ्यता के कुछ व्यवहार को लिए हुए होती, उसी को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पे जो नई सभ्यता आई है। तो वहाँ पे एक दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है। तो ये है कहाँ पे, देखिए विकल्प क्या दिया है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है, या फिर पंजाब में, या हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश में है। तो फ्रेंड याद रखेगा ये पंजाब में है और पंजाब के लुधियाना जिले में है। ठीक है, तो दधेरी पंजाब के लुधियाना जिले में है। तो ध्यान रखेगा यहाँ से दधेरी से हमें परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। फिर वही प्रश्न, और आपको तो ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, अभी तक तो इतनी बार इसको बताया गया है। तो ये प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस प्री में आया था, 1995 में आया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि देखा जाए तो पहला जो विकल्प दिया है वो हड़प्पा है, दूसरा देखिए तो मोहनजोदड़ो है, तीसरा लोथल है, और चौथा देखिए तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड हड़प्पा जो था ये तो हमने आपको बताया था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो देखा जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और लोथल जो कि डॉकयार्ड भारत का ये भारत में है, ठीक है, गुजरात में है। तो ये तो बार बार आपको बताया गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड बार बार ये फिर वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, अब नदी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए विकल्प क्या दिया है, पहला है नर्मदा, दूसरा देखिए माही नदी है, तीसरा भगवा है, चौथा भीमा नदी। ये यूपीपीसीएस में 2010 में आया था। तो फ्रेंड जो लोथल है वो भगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पाई नगर है, बार बार उसी चीज़ को घुमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल जो है सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ पे स्थित है। ये देखिए यूपीपीसीएस में 2010 में आया था, और सेम वही क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस सेम उसी ईयर दोनों स्टेट में आया था, उत्तराखंड में भी आया था, यूपी में भी आया था। तो बार बार देखिए ये प्रश्न ऐसा लग रहा है आयोग का बड़ा फेवरेट प्रश्न रहा होगा। तो लोथल जो है बताने की जरूरत ही नहीं, और विकल्प भी क्या देखना, गुजरात में है, भगवा नदी के तट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। फ्रेंड याद है ना, यहाँ से व्यापार होता है, सेम पत्तन नगर एक था। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री तो 1990 में आया था, बड़ा ही मतलब फेवरेट प्रश्न है। पत्तन नगर विकल्प देखिए क्या है, हड़प्पा है, या कालीबंगा है, लोथल है, या फिर मोहनजोदड़ो है। फ्रेंड पत्तन नगर जो हमने बात किया था बंदरगाह, वो क्या है, लोथल है। ठीक है, लोथल गुजरात का लोथल भगवा नदी के तट पे है। तो ये सारा ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी में भी है। और इसी लोथल को देखा जाए तो अन्य नामों से भी जानते हैं, लघु हड़प्पा या फिर इसको लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी विशेषता जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो लोथल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा, टेराकोटा हमने बताया ना फ्रेंड क्या था, टेराकोटा जो मिट्टी को पका करके जो खिलौने बनाए जाते थे, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए विकल्प क्या दिया हुआ है, पहला धौलावीरा है, दूसरा बनावली है, तीसरा कालीबंगा है, और चौथा आपका लोथल है। तो फ्रेंड जो हल्का टेराकोटा हमें प्राप्त हुआ था वो हमें बनावली से प्राप्त हुआ था। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में बनावली स्थित है, और यहीं से हमें हल्का टेराकोटा यानी कि हल्का खिलौना मिला था, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कृषि होती है। और ये जो प्रश्न आया था वो बिहार पीसीएस प्री 2016 में आया था, रिसेंटली आया था। देखिए धौलावीरा हमने पहले ही बताया अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती थी, वर्षा के जल को एकत्रित करके साल भर यूज़ किया जाता था। और धौला को अगर संधि विच्छेद करें तो धौला प्लस वीरा, धौला यानी कि सफ़ेद, वीरा यानी कि कुआं, सफ़ेद कुआं, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ये जगह थी। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे वहाँ से। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिले हैं,
गुजरात के लोथल में है। तो डॉकयार्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फेमस, यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार वगैरह जो होता था। तो यहाँ के मोहरें जो प्राप्त हुई थी, हाथी के दांत के पैमाने यहाँ से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, ये MPPCS प्री 2013 में ये प्रश्न आया था। तो ये पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल नहीं है। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की जब हम क्लास कर रहे थे तो उसमें एक एक मैप को अच्छे से बताया। इवन मैंने ओल्ड NCERT के मैप को भी क्लास में दिखाया है, क्योंकि न्यू NCERT के मैप पे बहुत सारे जो लोकेशंस है वो नहीं दिए हुए। तो ओल्ड NCERT बड़े अच्छे से दिए हुए, एक एक पॉइंट दिया हुआ है और मैंने क्लास में उसको बहुत अच्छे से बताया है। तो उसी से देखिए जुड़ा हुआ प्रश्न आया था कि कौन सा स्थल नहीं है। तो देखिए पहला कौन सा स्थल है, कालीबंगन, ऑलरेडी हमने पढ़ा, बार बार उसको पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ये तो है ही हड़प्पा से जुड़ा हुआ। दूसरा देखिए रोपड़ है, पंजाब में, इसके भी ये भी था। तीसरा देखिए पाटलिपुत्र है और चौथा देखिए लोथल भी है। फ्रेंड, पाटलिपुत्र जो है ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ नहीं। पाटलिपुत्र तो हम बाद में पढ़ेंगे, जब महाजनपद पढ़ेंगे, उसके बावजूद जब मौर्य वगैरह पढ़ेंगे तो पाटलिपुत्र हमें वहाँ से मगध के समय पाटलिपुत्र का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। तो पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल नहीं है। बाकी देखा जाए तो कालीबंगन हो गया, रोपड़ हो गया, लोथल होगा, ये क्या है, सिंधु घाटी से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारा आज का MCQ सीरीज़। हम नेक्स्ट पार्ट में भी हड़प्पा से जुड़े हुए कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और फिर हमारा इसी तरह जो है प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट पार्ट में हम उसको और अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। और फिर मिलते हैं अपने MCQ सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।